हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो सभी प्रश्न आपके फिजिक्स से लिए गए। यह इस वीडियो का फर्स्ट सेशन है। डेली आपको शाम 7 बजे यह वीडियो देखने को मिलेगा। आज के फिजिक्स का क्वेश्चन है, अल्टरनेट करके अगला दिन आपको केमिस्ट्री मिलेगा, फिर फिजिक्स मिलेगा। यह सेशन आपके जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक चलेंगे। यदि आप इस सेशन के टाइमिंग में कोई भी चेंजिंग चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। कहने का मतलब है कि सूर्य से जो प्रकाश की ऊर्जा है पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा पहुंचती है वो विकिरण माध्यम के द्वारा पहुंचती है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप सोच रहे होंगे कि चालन, संवहन और विकिरण ये तीनों क्या है, तो चलिए हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो चालन, संवहन और विकिरण तीनों ऊष्मा के संचरण के टाइप है, यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है उसका ये माध्यम को बताता है। तो हम देखते हैं चालन कहाँ पर होता है और चालन क्या है। तो चालन जब भी आप देखिएगा तो ये धातु की चीज़ों में आपको और ठोस चीज़ों में देखने को मिलेगी, और इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो अपने स्थान को चेंज नहीं करते। जैसे आप देखिएगा, अगर आप किसी छड़ को आग पर गर्म करिएगा तो उसके दूसरे किनारे भी वो गर्म हो जाता है, यानी कि बीच के जो माध्यम के कण हैं आपस में सट सट कर गर्मी लेकर गर्म हो जाते हैं, मतलब अपना स्थान को परिवर्तित नहीं करते। और वहीं हम लोग जब संवहन में देखेंगे तो यहाँ जो माध्यम के कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कि अगर हम इस गिलास के पानी को गर्म करेंगे तो यहाँ का जो माध्यम का कण होगा वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा और दूसरा बोलेगा चलो अब हम भी गर्म हो जाते हैं, और वह नीचे आएगा और फिर वह गर्म होगा, फिर अपना स्थान बदलेगा। यही प्रक्रिया दोहरा दोहरा कर यह पूरे पानी गर्म हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं संवहन हुआ। और विकिरण में कोई माध्यम की नहीं, वो बोलेगा चलो हटो हम सीधा ऐसे ही चले जाएंगे, उसके कोई माध्यम की जरूरी नहीं होती। तो यही है हमारे चालन, संवहन और विकिरण। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, दोलन करती किसी वस्तु की आवृत्ति 5 प्रति सेकेंड है और उसका आवर्तकाल बताना। आवर्तकाल यानी कि टी टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है और उसकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज या प्रति सेकेंड दिया गया है। तो सिंपली आवर्तकाल का फार्मूला होता है टी इक्वल टू 1/n, यानी कि आवृत्ति। तो इस फार्मूला पर आप जब पुट करेंगे आवृत्ति का मान यानी कि 1/5, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप यह प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, सरल आवर्त गति के समीकरण यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसे डब्ल्यू नहीं समझिएगा, यह ओमेगा लिखा गया है। में कंपन का आयाम, आयाम बोले तो एम्पलीट्यूड पूछा गया, इसमें एम्पलीट्यूड क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ओमेगा टी है, या फिर ए है, या बोथ ए एंड बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। इस इक्वेशन में जो आयाम है वह ए है। कभी कभी आपके इस इक्वेशन में ए की जगह 5, 10 कुछ वैल्यू दिया गया रहेगा और वहाँ पर आपसे आयाम या एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा, तो आप सिंपली इसका जवाब देंगे। या फिर आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, इनमें से सरल आवर्त गति के कौन सा इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में कहीं कहीं गलती करके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे इनमें से कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति का है। तो आप ध्यान रखिएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होगा। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका ऑप्शन आपके पास है 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। तो पानी का घनत्व हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। पूछा गया है, पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता होती है। कृष्ण पिंड की हमें अवशोषकता को बताना है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है 0,
-4, 1 और 5। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1। कृष्ण पिंड की अवशोषकता हमारा 1 होती है। आप इसे याद जरूर रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 6। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। दो वस्तुएं, मान लीजिए एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी, इसमें ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, मतलब इससे इसके बीच जो ऊष्मा का ट्रांसफर होगा वह कैसे होगा। ऑप्शन आपके पास दिया गया है उनकी मात्रा पर, उनके आयतन पर, या उनके तापांतर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर आपने ठंडी के दिनों में देखा होगा यदि आप किसी से हाथ मिलाते हैं, उस स्थिति में यदि आपका हाथ ठंडा है और सामने वाला का हाथ गर्म है तो थोड़ी देर में आपका हाथ भी कुछ गर्म हो जाता है। तो कैसे होता है, देखिए, जिससे आप हाथ मिला उसका हाथ तो गर्म है यानी उसका ताप ज़्यादा है, और आपका हाथ ठंडा है यानी आपका ताप तो कम हुआ। तो क्या आपके और उन दोनों के हाथों का जो ताप है उसमें अंतर है, इसी कारण से आपका हाथ भी गर्म हो गया। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उनके तापांतर पर। यदि ताप में अंतर नहीं होता तो हाथ ही गर्म नहीं होता। और मान लीजिए यदि दोनों का हाथ अगर गर्म होता तो ऊष्मा का तो प्रवाह ही नहीं होता एक दूसरे से, तो क्या गर्म और क्या ठंडा होता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ उनके तापांतर पर, जो ताप का जो अंतर था, इसी कारण से आपको हाथ में भी कुछ गर्मी महसूस हुई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है परम ताप के वर्ग के, परम ताप की चतुर्थ घात के, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम ताप की चतुर्थ घात के। यानी कि यहाँ पर जो होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, यानी परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है धातुओं में विद्युत का चालन होता है। यह जो धातु है इसमें विद्युत का चालन कैसे होता है। जब भी देखिए यह धातु है, छड़ है या फिर वायर है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट भी आएगी। तो यह किस कारण से होती है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है न्यूट्रॉनों के कारण होती है, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, या फिर प्रोटॉनों के कारण होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातु में विद्युत का चालन होता है। यदि आप अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर हो जाए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 9 एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। यह न्यूमेरिकल है और कभी कभी इससे आपके फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर बोला मनुष्य का भार कितना है 600 न्यूटन, और चंद्रमा पर पूछा है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है भार। यहाँ कितना भार है 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन लिख लेते हैं हम, और चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, यानी इसको 1/6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि करेक्ट आंसर हम लोग का 100 न्यूटन हो जाए। तो देखते हैं हम लोग का ये ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इस प्रश्न में जो ध्यान देने वाली बात है वो हमारा हो जाता है, यहाँ पर भार दिया गया है। यदि अगर आपके भार के जगह यहाँ पर मास लिखा होता तब कोई चेंज नहीं होता, 600 का 600 ही रह जाता। यह बात आप गौर करिए है कि मास कहीं भी नहीं चेंज होगा। या तो आप मंगल ग्रह पर चल जाइए, या फिर जुपिटर में चल जाइए, या फिर कोई जहन्नुम में भी चल जाए, उसका मास चेंज नहीं होगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। कभी एग्जाम में आपसे भार के बारे में पूछा जा सकता है और कभी आपके एग्जाम में मास के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंध नहीं रखता है। यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से संबंध कौन सा नहीं रखता है। आप फिगर देख रहे होंगे जैसा कि ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन में पूछा गया प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र, बल, धारा। यहाँ पर आप फिगर देख के ही समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से संबंध नहीं रखता है।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या, तो समझ लेते हैं थोड़ी देर में कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या। तो थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और इंडेक्स फिंगर हमारे करंट की दिशा को बताती है और मिडिल फिंगर हमारे फोर्स की दिशा को बताती है। तो यही था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि यह तीनों इसमें संबंध रखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और क्वेश्चन में पूछा गया कौन नहीं रखता है, तो प्रतिरोध कोई संबंध नहीं रखता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें, हमें बताना है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग या फिर वेग। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा संवेग। रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन आपके 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 12 एक न्यूमेरिकल है, जो इसमें पूछा गया 30 वोल्ट की विभवांतर पर 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। हमें यहाँ पर करंट बताना है। फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, इस अनुसार से करंट बराबर हमारा हो जाएगा भी वोल्ट बाई रेसिस्टेंस। तो आप करंट कैलकुलेट करें और जवाब जरूर दें। चलिए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो वोल्ट यानी कि भी बराबर हमारा 30 वोल्ट दिया गया, तो हम 30 लिख लेते हैं और डिवाइड कितने से करना है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना दिया गया, 10 गया। तो ये सिंपली मैथमेटिक्स, अब आप इसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, यानी कि हमारा 3 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही है सी, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया होगा। आप लोग बाइक तो देखे ही होंगे या फिर किसी भी गाड़ी में साइड मिरर यानी बोलिए तो ये वाला लुकिंग ग्लास जो होता है, इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं या फिर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं या फिर अवतल उत्तल दोनों दर्पण का उपयोग करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। हम लोग इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 14 है कोयले की 3 किस्में। हमें बताना है कि कोयला के कौन कौन से 3 किस्में। ऑप्शन आपके पास दिया गया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी है कोक, गैस कार्बन, ग्रेफाइट। ये भी नहीं है। ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जरा हम बी को भी देख लेते हैं लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो यही हमारा सही आंसर है। कोयला के 3 किस्म होते हैं एंथ्रासाइट, लिग्नाइट्स और बिटुमिनस, जिसमें सबसे अच्छा हमारा एंथ्रासाइट होता है। ये सबसे अच्छा कोयला होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मतलब हमें सही से देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा हमारी हो जाती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आने वाले समय में हम इसमें और नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐड करेंगे और कल आपको केमिस्ट्री का वीडियो ठीक इसी समय पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप टाइमिंग में कोई भी चेंजिंग चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। यदि अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए। यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।